हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो उन बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो टी, कॉफ़ी और रबर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनके केसेस में हम इनकम टैक्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहली बात, ये टॉपिक कवर्ड होता है सेक्शन 33A-B। नाउ लेट्स स्टार्ट। एसएससी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है टी, कॉफी या रबर में, स्पेसिफिकली इंडिया में, अगर वो प्रीवियस ईयर के एंड होने होने पे उसके बाद 6 मंथ्स के अंडर अंडर 6 मंथ से अबव नहीं होने चाहिए अगर उस केस में, या दूसरा जो हमारी डेट होती है, ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले, इन दोनों डेट्स में जो भी पहले आ जाती है, अगर उस टाइम पे वो अमाउंट डिपॉजिट करता है निबार्ड में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो अप्रूव्ड है टी, कॉफी एंड रबर बोर्ड के थ्रू, अगर वहां पे वो अमाउंट डिपॉजिट कर देता है उस स्कीम पे, या वो अमाउंट डिपॉजिट करता है डिपॉजिट अकाउंट, जो भी टी, कॉफी और रबर बोर्ड के अप्रूवल से जो स्कीम्स होती हैं उनमें अगर वह अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो वो जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, सिर्फ उतने अमाउंट की जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है। अब ये डिडक्शन हमें आफ्टर करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये डिडक्शन हमें तब मिलेगी जब हम उस प्रीवियस ईयर की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। बट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, मतलब जो लास्ट ईयर से लॉसेस जो फॉरवर्ड होके आए हैं उसकी डिडक्शन हम बाद में लेंगे। उससे पहले हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की डिडक्शन ले लेंगे। डिडक्शन कितने अमाउंट की लेनी है? अमाउंट जो डिपॉजिट किया है वो, या 40% ऑफ PGBP ऑफ सच बिजनेस बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 33A। इन दोनों अमाउंट में जो भी लोअर होगा उतने अमाउंट की हमें डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अमाउंट डिपॉजिटेड अबव कैन बी विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट, अगर जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया और जिसकी हमने डिडक्शन ले लिया, इन केस को हम विड्रॉ करते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। पर्पस स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ टी, कॉफी और रबर बोर्ड, अगर हमने अमाउंट विड्रॉ किया है उस पर्पस के लिए जो उस स्कीम में मेंशन है, या दूसरे सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, बिजनेस क्लोज हो गया, डेथ ऑफ एन एसएससी, HUF का पार्टीशन हो गया, फर्म डिसॉल्व हो गई, या कंपनी लिक्विडेट हो गई। तो जो पहला केस है, बिजनेस क्लोज हो गया और फर्म डिसॉल्व हो गई, इन दोनों केसेस में इनकम चार्ज होगी अंडर PGB, उस ईयर में चार्ज होगी जिस टाइम पे हमने ये अमाउंट विड्रॉ किया है। रिमेनिंग पॉइंट्स में सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ नॉट टैक्सेबल, अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो नॉट टैक्सेबल रहेगा। स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2, मतलब जो हमने अभी 2 पॉइंट पढ़ा उसमें कुछ भी मेंशन हो, बट इन केस अमाउंट रिलीज बाय नबार्ड, मतलब अगर बोर्ड ने खुद ही वो अमाउंट रिलीज कर दिया, या अमाउंट विड्रॉ बाय SSC ड्यूरिंग एनी प्रीवियस, इन दोनों केसेस में, मतलब SSC ने विड्रॉ किया और नबार्ड ने रिलीज किया, इन दोनों केसेस में ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर अगर हम वो अमाउंट यूज करते हैं परचेज करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस प्रेमाइसेस के लिए, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, चाहे वो गेस्ट हाउस ही क्यों ना हो, ऑफिस अप्लायंस बट इसमें कंप्यूटर इंक्लूड नहीं होगा, या प्लांट एंड मशीनरी जिसकी एक्चुअल कॉस्ट की डिडक्शन एज अ डेप्रिसिएशन या अदरवाइज हमने डिडक्शन ले ली हो, जिस एक्चुअल कॉस्ट के हमने होल अमाउंट की डिडक्शन ले ली हो एज अ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज किसी भी प्रीवियस ईयर में, उस केस में होल अमाउंट यूटिलाइज्ड हो गया, चार्जेबल टैक्स होगा अंडर PGBP। मतलब इन तीनों केसेस में अगर नबार्ड ने रिलीज किया या SSC ने यूज किया और वो अमाउंट इन तीनों केसेस में यूज हो गया है तो वो चार्जेबल होगा टैक्स। नेक्स्ट, अगर अमाउंट इन नबार्ड डिपॉजिट अकाउंट, अगर ये जो हमने अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर रखे थे, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, अगर हम उस अमाउंट को विड्रॉ करके यूटिलाइज कर रहे हैं
कोई एक्सपेंडिचर करने में एज पर स्कीम, तो वो एक्सपेंडिचर की हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉ एज पर स्कीम। ओके, इफ अमाउंट नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, इसका मतलब है कि हमने अमाउंट विड्रॉ किया बट उसको फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं किया विद इन द प्रीवियस ईयर। within the previous year, amount should be utilized in the same previous year। अगर हमने उसी previous year में वो अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया तो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। नेक्स्ट, एसेट एक्वायर एज पर स्कीम, सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर before expiry of 8 years from the previous year in which asset acquire, such acquisition cost of asset deemed as income। इसका मतलब ये है कि हमने जो एसेट एक्वायर की थी, अगर हमने अमाउंट यूज किया है एसेट एक्वायर करने में एज पर स्कीम, और अगर हमने उसको सोल्ड कर दिया या ट्रांसफर कर दिया बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स का मतलब जिस प्रीवियस ईयर में हमने उसे परचेज किया उसके बाद काउंट करना है 8 ईयर्स कब कंप्लीट होते हैं। उस 8 ईयर्स के कंप्लीट होने से पहले अगर हमने उसको सोल्ड किया है या ट्रांसफर किया है तो वो जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी उस एसेट की वो डीम्ड एज अ इनकम मानी जाएगी और चार्जेबल टू टैक्स होगी। इस केस में अबव कॉन्सेप्ट नॉट अप्लाइड। ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई नहीं होगा? अगर हमने एसेट गवर्नमेंट को सोल्ड की या लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, ट्रांसफर, मतलब पहले पॉइंट में ये है हमने किसी भी गवर्नमेंट कंपनी या अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है उसको सोल्ड कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाइड नहीं होगा। या सेकेंड, ट्रांसफर हुआ है, फर्म सक्सीडेड बाय कंपनी, इसमें क्या केस है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए सक्सेशन से पहले कंपनी के पास, लायबिलिटीज सक्सेशन से पहले कंपनी के पास ट्रांसफर हो जानी चाहिए, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टनर्स हो जाने चाहिए फर्म के। एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर अकाउंट्स सीए ऑडिट नहीं करता बिफोर द स्पेसिफाइड डेट और रिपोर्ट भी नहीं देता है उस डेट से पहले। अब वो स्पेसिफाइड डेट कौन सी होती है? 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। जब ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की उससे 1 महीना पहले तक हमें अकाउंट्स ऑडिट करा लेने हैं और उसकी एक रिपोर्ट बना के हमें दे देनी है, तभी हम वो डिडक्शन ले सकते हैं इस सेक्शन की एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। अब इसमें कवर्ड होते हैं रूल 7A, 7B एंड 8। 7A में जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं रबर, उस बिजनेस से उनको जो सेल होके जो इनकम हो रही है, सेल से जो इनकम हो रही है उस इनकम का 35% ही चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। ओके। 7B में जो कॉफी में मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके 2 केस हैं। अगर वो कॉफी ग्रो कर रही है, क्योर्ड कर रही है, तो उसमें 25% ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। या जो कॉफी ग्रो कर रही है, क्योर्ड कर रही है और रोस्टेड, ग्राउंडेड, मतलब जो भी अगर वो उसमें कॉफी में फ्लेवर्स वगैरह भी ऐड कर रही है, मतलब कुछ एडिशनल उसमें वर्क कर रही है ग्रो और क्योर्ड के अलावा, तो उस केस में 40% ऑफ सच इनकम टैक्सेबल रहेगी। नेक्स्ट, जो टी में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उस केस में चार्जेबल रहेगी 40% ऑफ इनकम। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्स लिमिटेड टी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी टोटल इनकम 200 लाख है 31/3/2023। कंपनी ने डिपॉजिट कर दिया अमाउंट नबार्ड में 60 लाख 23/5/23 में, जिसमें फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस 12 लाख के हैं। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम 200 लाख, डिडक्शन हम कितनी लेंगे? पहला उसने डिपॉजिट किया 60 लाख ड्यू डेट से पहले, और सेकेंड हम 40% ऑफ इनकम, 40% ऑफ 280। तो जो भी इन दोनों में से कम होगा, 60 है तो 60 की डिडक्शन हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम, अब ये टी का बिजनेस कर रहा है तो टी के बिजनेस में हमने क्या पढ़ा था? 40% ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। ये देखिए 40% ऑफ सच इनकम इज टैक्सेबल। तो इसमें 40% इनकम टैक्सेबल है 56 लाख। अब इसमें हम फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस की भी डिडक्शन ले लेंगे तो टैक्सेबल इनकम हमारी 44 लाख आई।
अब अगर एसएससी विड्रॉ कर लेता है 30 लाख नाबार्ड से 30 जून 23 में और यूटिलाइज करता है 5 लाख 31/12/23 एक्सपेंडिचर एज पर स्कीम, तो इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। हमने पढ़ा था अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कोई एक्सपेंसेस करने में एज पर स्कीम, तो उसकी डिडक्शन हम दोबारा नहीं लेंगे। अब अगर वो 6 लाख उसने 6 लाख यूटिलाइज करे एक्सपेंडिचर करने में एज पर स्कीम, और वो कब करें 4 अप्रैल 2024, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आ गया। ये प्रीवियस ईयर चल रहा था 23-24, अब ये आ गया 24-25, तो ये अमाउंट टैक्सेबल रहेगा क्योंकि पहली बात उसने ये यूटिलाइज नहीं करे सेम प्रीवियस ईयर में, तो ये अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। यहाँ 9 लाख 31 जनवरी 24 में उसने एक्सपेंडिचर करे जो एज पर नॉट एज पर स्कीम है, तो वो तो टैक्सेबल रहेंगे। नेक्स्ट, अगर उसने 10 लाख की कोई प्लांट एंड मशीनरी ली, प्लांट एंड मशीनरी उसने 40 लाख की ली है, जिसमें उसने 10 लाख तो जो अमाउंट विड्रॉ किया था वो यूटिलाइज करे और 30 लाख उसकी पर्सनल सेविंग्स है। 31 जुलाई 23 जिसपे वो डेट चार्ज करता है 15%, ये प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है। मशीनरी उसने नेक्स्ट ईयर सोल्ड करी 24-25 43 लाख की। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो प्लांट एंड मशीनरी कोई खरीद रहा है तो वो उसको 8 इयर्स तक रखनी पड़ेगी। यहां उसने प्लांट एंड मशीनरी ली, ओके, बट उसने नेक्स्ट ईयर उसे सोल्ड कर दी, तो जो एक्विजिशन कॉस्ट रहेगी 10 लाख की, तो वो तो हमारी टैक्सेबल रहेगी ही। 10 लाख टैक्सेबल इनकम 24-25। अब हम इस ईयर में जो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 40 पे 15%, 6 लाख हम डिडक्शन इसकी क्लेम कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर उस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या रहेगी 40 - 6 यानी 34। अब जब नेक्स्ट ईयर उसने वो मशीनरी सोल्ड की है तो 10 लाख तो हमारी इनकम हो जाएगी, बट जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें कितना होगा 40 लाख की हमारी मशीनरी थी, उस पे हमने डेप्रिसिएशन कम करके 34 वैल्यू आई थी, बट हमने मशीनरी सोल्ड करी 43 लाख। 43 - 34 9 लाख, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 15। सो ये था हमारा टॉपिक सेक्शन 33AB। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना। ऐसी वीडियोस आगे भी और आएंगी, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए।